एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ मैं। आदाब अर्ज़ खुशामदीद। मेरा आज यहाँ पर लाइव आने का मकसद ये है कि पिछले कुछ दिनों से शहर के अंदर ये चर्चा चल रही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर दोबारा एक लॉकडाउन होने जा रहा है। कई लोग फ़ोन करते हैं, कई लोग मिलते हैं और ये पूछते हैं कि ये लॉकडाउन कब से होने वाला है, कितने दिन के लिए होने वाला है, क्यों होने वाला है। कोई इसके हक़ में बात करते हैं, कोई इसके विरोध में बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये चर्चा है। हम अखबारें उठाकर देखें तो अखबारों के अंदर भी ये खबरें आती रहती है कि अब लॉकडाउन होने वाला है। इस ताल्लुक़ से जो प्रशासन है, चाहे वो ज़िलाधिकारी हो या विभागीय आयुक्त हो या म्यूनसिपल कमिश्नर हो या पुलिस कमिश्नर हो, सभी ने ये कहा है कि हम आने वाले सोमवार यानी कि कल के दिन हम जितने भी लोग हैं, लोक प्रतिनिधियों के साथ तमाम अधिकारी बैठेंगे और ये सभी अधिकारी बैठकर ये तय करेंगे कि औरंगाबाद में ये लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जितने भी अभी ओपिनियंस जो आए हैं, जितने भी लोगों के तरफ से जो राय आई है, उससे ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी भी इस बात के हक़ में है कि लॉकडाउन होना चाहिए और तकरीबन मैं समझता हूँ कि पूरे के पूरे आमदार और खासदार भी इस बात के हक़ में है कि लॉकडाउन होना चाहिए और वो भी 10 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और बहुत कड़क लॉकडाउन होना चाहिए करके इस तरह का सुर सभी की तरफ से आया है। मैं ये बात को मानकर चलता हूँ कि अभी फ़िलहाल औरंगाबाद के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये लॉकडाउन औरंगाबाद के लिए क्यों ज़रूरी महसूस हो रहा है। अगर हकीकत अगर आप जानेंगे तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि पता किसी और ने की है, सज़ा किसी और ने की है, यानी कि गुनाह किसी और ने किया है और उसकी सज़ा पूरे शहर को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि क्या पता हुई है, ऐसा क्या गलत हुआ है। वो गलत ये हुआ है कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ दूसरी वजह से जो गलत हुआ है, उसमें मैं भी एक लोक प्रतिनिधि की हैसियत से जिम्मेदारी समझता हूँ। ये कहता हूँ कि अगर हम हमारे पास एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा अगर हम डेवलप कर लिए होते, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोरोना के पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से कोलैप्स्ड है। ये तो कोरोना की वजह से अब बहुत सारी अंदर की बातें सामने आ रही हैं। हमको ये पता चल रहा है कि हम कितने कमज़ोर है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और यकीन मानिएगा कि जो बहुत सारे शहर आज जो पॉजिटिव उसमें जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया है, उसकी वजह यह है कि उन शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से था। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया गया था। हम हमारे पास देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर रोज़ हमें हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कोलैप्स है, ये देखने को मिलता है। अगर ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो शायद इतना लंबा हमारे पास जो आज कोरोना के केसेस आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के घाटी हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वो नहीं होता है। लेकिन हमने कभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा ध्यान नहीं दिया है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर 2018 के अंदर 150 करोड़ रुपये, यस आपने सही सुना है, 150 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपीस की हमने सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनाए घाटी के अंदर। उस वक्त सभी को इंटरेस्ट इस बात का रहता है कि बिल्डिंग बन जाए करके, क्योंकि जब बिल्डिंग बनती है तो कोई ठेका किसी को दिया जाता है और उस ठेके का ठेकेदार से क्या क्या किया जाता है, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा विस्तृत में जाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग सब होशियार है। लेकिन 2018 से वो बिल्डिंग का हम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाए कि वहाँ पर मैन पावर नहीं है। मैन पावर का मतलब ये है कि आप बनाएं तो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग घाटी हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई थिएटर नहीं या सिनेमा हॉल नहीं था, वहाँ पे एक हॉस्पिटल ही रन होना था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन होना था। यहाँ से जब प्रस्ताव गया कि ये इसके अंदर इतने कर्मचारी चाहिए, इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतना नर्सिंग स्टाफ चाहिए, इतना क्लास 3 चाहिए, इतना क्लास 4 चाहिए, तो गवर्नमेंट रिप्लाई करती है कि इसका बोझा कौन उठाएगा। तो
टेक्नोलॉजी जब खर्च कर रहे थे उसकी बस नहीं बना सके यहाँ पर थिएटर एंटरटेनमेंट का सेंटर आपने जब सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग बनाती है 2 साल हो गए हैं वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग हो या प्रशासन हो या अधिकारी हो, ये सबकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए तो बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, लेकिन ये देखते नहीं है कि इसका उपयोग हो रहा नहीं हो रहा है करके। खैर अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो दूसरी बात यह है कि अब 10 दिन के लॉकडाउन की बात हो रही है और ये 10 दिन का लॉकडाउन तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, तमाम अधिकारियों ने ये कहा है कि बहुत कड़क होना चाहिए करके। एक लोक प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कहा कि साहब अगर रोड के ऊपर कोई दिखे तो डंडे ये करो। एक लोक प्रतिनिधि ने एक मीटिंग के अंदर ये कहा था कि अगर कोई सड़क के ऊपर नज़र आ रहा है तो उसको जेल में डाल दो करके। अब ये इस तरह के अगर ओपिनियंस और ये आते हैं तो आप सोचिएगा कि हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप सोचिएगा कि जो लोग कल ये फैसला लेने वाले हैं वो कोई भी, ना तो मैं, ना मेरे शहर के आमदार, ना वो अधिकारी जो ये फैसला लेने वाले हैं, ना तो राशन की दुकान के सामने वो खड़े रहने वाले हैं, ना सब्ज़ी तरकारी की उन्हें चिंता रहने वाली है, ना किराने का सामान की उन्हें चिंता रहने वाली है, क्योंकि हम सब के घर भरे हुए हैं। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि 10 दिन तक अगर आप ये तय कर रहे हैं कि सभी दुकानें बंद रहेगी, किराने की दुकान बंद रहेगी, सब्ज़ी तरकारी की दुकान बंद रहेगी, गैरेजेस बंद रहेंगे, ऑटोमोबाइल शॉप्स बंद रहेंगे, छोटे मोटे तमाम कारोबार बंद रहेंगे, तो ये सवाल पैदा होता है। बल्कि एक हद तो ये हो गई है कि एक लोक प्रतिनिधि ने यहाँ तक कह दिया है कि साहब पूरे मेडिकल स्टोर्स भी बंद कर देना चाहिए करके, मेडिकल स्टोर्स भी नहीं खुले रखना चाहिए करके। और दुर्भाग्यवश अधिकारियों ने कहा कि हाँ हम इसके ऊपर विचार करेंगे करके इसमें। अब अगर मेडिकल स्टोर्स भी अगर बंद कर रहे हैं तो शायद इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कोरोना के अलावा दूसरी भी बीमारियाँ होती है और दूसरी बीमारियों का भी इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना कोरोना का इलाज होना ज़रूरी है। आज हर इंसान को हम इस नज़रिए से देख रहे हैं, अगर वो कोरोना का है तो बस कोरोना का है, बाकी के लिए तो कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिन पहले मैंने घाटी अस्पताल मैं सबसे पहले तो एक बात साफ करूँ, घाटी अस्पताल के ही तमाम डॉक्टर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ ये लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं और वो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि जितनी तारीफ की जाए तो वो काम। लेकिन हाँ, इस दौरान अगर कोई गलत काम होता है आप ये कहेंगे कि नहीं क्या जलील तुम अपनी आंखें मूंद लो क्योंकि ये गलत काम हो रहा है। वो गलत काम क्या हो रहा था कि घाटी अस्पताल के अंदर न जाने कितने सालों से ये एक सिस्टम चला रहा है कि गरीब पेशेंट्स जो वहाँ पर जाते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि आप बाहर से दवाइयाँ लेकर आइए। देखिए हम लोग घाटी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। अगर हमारे को खुदा न करे कुछ हो जाए, कुछ बड़े लोगों को कुछ हो जाता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। घाटी हॉस्पिटल के अंदर यूजुअली वो आदमी जाता है जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी माली हालत अच्छी नहीं, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो घाटी हॉस्पिटल जाता है। और अगर उसको वहाँ पर हर डॉक्टर अगर सिर्फ चिट्ठी के ऊपर अगर लिख कर दे दे कि तुम यहाँ से लेके जाओ, मैंने कितने उदाहरण ऐसे एग्जाम्पल जमा करके रखा हुआ है जहाँ पर डिलीवरी के पेशेंट्स को चाहे वो सैनिटरी पैड्स हो या ग्लव्स हो या मास्क हो या सैनिटाइजर्स हो, हर चीज़ बाहर से पेशेंट के रिश्तेदारों को कहा जाता है कि तुम ये बाहर से लेकर आओ, ब्लड लाना है बाहर से लेकर आओ। तो फिर ये सरकारी अस्पताल इसे बोलेंगे क्यों? ये इसको भी प्राइवेट कर दिया जाए। सरकारी अस्पताल के अंदर तो वो गरीब आता है जिसके पास पैसा नहीं होता है और ये उम्मीद करता है कि आप सरकार उसकी मदद करेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है और जब ऐसे लोग आकर हमारे पास ये बताते हैं कि साहब देखिए मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई है और मुझे ये 8,000 रुपये की दवाइयाँ मुझसे मंगाई गई है, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स मैंने पूरे अधिकारियों को दिया हूँ। मैंने डीन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को दिया हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ दिया हूँ। और अगर वो चाहेंगे कि और 50 एग्जाम्पल्स दे तो मुझे आप समय दीजिएगा, मैं विद प्रूफ के साथ दूंगा कि ये पेशेंट से कितने हज़ार रुपये की दवाइयाँ मंगाई गई है करके। हमने खुद ने वहाँ पर
पर जाके इंक्वायरी करें, मेरे साथ डिविजनल कमिश्नर साहब थे, कलेक्टर साहब थे, डीन मैडम थे, मेडिकल का स्टाफ था, और वहाँ पर ये बात सामने आई है कि उस घाटी हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे एजेंट्स घूमते हैं, चाहे वो ब्लड बैंक के एजेंट्स हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स के एजेंट हो। जिस तरह अपन प्रिंट्रॉवल पे देखते हैं ना कि ऑटो वाले को अगर कोई कस्टमर मिल जाता है तो 4 ऑटो वाले खींचते हैं, तो घाटी के अंदर भी वैसा ही सिस्टम हो गया है। जैसा ही पेशेंट का रिश्तेदार अगर हाथ में चिट्ठी लेकर आ रहा है तो 4 एजेंट्स उसको खींचते हैं, तो हम 5% कम से देंगे, 10% कम से देंगे करके। तो ये सिस्टम वहाँ पर सबूत के साथ किया, और वहाँ के डॉक्टर्स ने ये माना, यहाँ पर एजेंट खींचते हो, वहाँ के डॉक्टर्स ने ये माना, उन अधिकारियों के साथ ये जो दवाइयाँ लिखकर दी गई हैं तो पूरे के पूरे दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि जब ये मौजूद है, इतने सारे दवाइयाँ आपके हॉस्पिटल के अंदर है, तो फिर मरीज के ऊपर वो बोझा क्यों डाला जा रहा है? तो एक डॉक्टर ने खड़े रहकर कहा कि मेरे साथ वो स्टोर रूम के में से वार्ड के अंदर नहीं पहुँच पाते हैं, तो डॉक्टर्स को चूँकि पेशेंट को अटेंड करना होता है तो वो चिट्ठी लिख के दे देता है करके। यानी कि आप सोचिएगा कि किस तरह का एक अंधाधुंध कारोबार वहाँ पर चल रहा है। मैंने ये मुद्दा उठाया है, और स्वाभाविक है कि जिस हॉस्पिटल का जो प्रमुख होता है, अगर उसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर ये सिस्टम अगर चल रहा है और सभी लोग मान रहे हैं कि ऐसा गोरख धंधा वहाँ पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब सवाल ये हुआ कि किसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, तो पता चला कि एक नर्स के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और एक रेसिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर। मेरा ये कहना है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 महीनों से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये यंग लड़के लड़कियाँ हैं जो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के अंदर है, लेकिन उन्हें आज ड्यूटी दी गई है। उनकी प्राथमिकता ये होती है कि हम पेशेंट की जान किस तरह से बचाई जाए करके। मैंने इन डॉक्टर से भी मुलाकात की है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर मेडिसिन लाना होता है तो उसका लंबा प्रोसीजर होता है, इस वजह से हम पेशेंट की जान बचाने के लिए चिट्ठी लिख के दे देते हैं करके। तो वो खुद उन्होंने ये माना है कि ये गलत है करके। मैंने ये उम्मीद किया था कि प्रशासन किसी न किसी के ऊपर एक्शन लेगा। एक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को नौकरी से निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ सरकार का मतलब ये है कि आज बैठी हुई सरकार ये दावा करती है कि हमने करोड़ों रुपया घाटी को दिया है मेडिसिन के लिए। यहाँ के ऑफिसर्स ये कहते हैं कि साहब हमने करोड़ों रुपया घाटी को दिया है। अगर वो करोड़ों रुपया दिया है तो फिर ये करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है? अगर गरीबों से आप छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से मंगवा रहे हैं, तो ये सिस्टम इम्प्रूव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम आप इम्प्रूव नहीं कर पाए तो अब आप कहेंगे कि नहीं अब लॉकडाउन करके हम सब कुछ ठीक होने वाला है। यकीन मानिए कुछ नहीं ठीक होने वाला है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि हमने 3 महीने 3.5 महीने है तो इतना कॉपरेट किया है हर एक के साथ। अगर ये केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो 10 दिन की बात अगर हो रही है, और अगर कोई ये दावा करता है कि 10 दिन के बाद 11वें दिन है तो पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो इंतजार कर रहे हैं। चलिए कल से हम आपको पूरा साथ दे देंगे। ऐसा नहीं, ये सारे लोगों के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हर एक बात करना चाहिए, बाहर निकलते वक्त मेंटेन करना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप इससे कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेकर आएंगे। और यकीन मानिए ये सभी लोग जानते हैं कि चाहे आप वो 8 दिन का करें, 10 दिन का करें या 15 दिन का करें, 16वें दिन हमारे को बैक टू स्क्वायर वन आकर ही खड़े रहना है, अगर हम लोग अपना सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं करेंगे। अब एक देखिएगा कि आप कंप्लीट लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। नहीं, इंडस्ट्रीज उद्योग को हम बंद नहीं कर सकते हैं। यानी कि वालूज में जो जाने वाला कामगार है वो शायद मेरे घर का पड़ोसी हो सकता है, वो किसी भी शहर का इलाके में रहने वाला हो सकता है, और तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 1.5 लाख के करीब लोग शहर से इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं। यानी कि ये लोग जा सकते हैं, वो लॉकडाउन नहीं रहेगा। लोगों ने इस बात का विरोध किया है कि साहब ऑटो रिक्शा वाले जो है वो ऑटो रिक्शा में 4-4, 6-6 लोगों को भरकर लेके जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपका आकलन है तो मुझे ये बताइएगा कि हवाई जहाज़ तो चल रहा है, औरंगाबाद से भी हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, और उसके अंदर तो 150-180 के करीब पैसेंजर्स बैठ के जाते हैं। वो क्या मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं? नहीं, कंधे से कंधा लगाकर 3 लोग बैठते हैं ये साइड, 3 लोग वो साइड बैठते हैं। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की फ़्लाइट होती है। अगर हम औरंगाबाद
औरंगाबाद शहर के अंदर 2 की जगह अगर 3 बैठकर चले गए तो उसमें आप इतना बड़ा इशू कि नहीं ऑटो वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके, ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है। ये वो ऑटो वाले हैं जो पिछले मैं समझता हूँ कि 3-4 महीनों के अंदर ना तो इन्हें किसी सरकार ने मदद किया है, ना किसी अकाउंट इनके अकाउंट के अंदर कोई 1,000 रुपया जमा किया है। ये लोग भी तो परेशान है और उसके ऊपर अब पुलिस डिपार्टमेंट ये कर रहा है कि नहीं 2 के 3 दिखे गाड़ी रुकाओ चालान कर डालो 500-500 रुपये। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज औरंगाबाद शहर का पुलिस डिपार्टमेंट ने इस कोरोना के पीरियड के दौरान करोड़ों रुपया लोगों के फाइन के तौर के ऊपर जमा किया है। क्या ये वक्त है आपका कि आपको अपनी तिजोरी भरने के लिए, मुझे मालूम है कि सरकार की तिजोरी खाली है, लेकिन क्या आप गरीबों को, जो रिक्शे वाला निकल के जा रहा है उसकी रिक्शे के अंदर अगर 2 की जगह 3 लोग बैठे हैं, 2 बच्चे बैठ गए हैं तो पुलिस वाले उन्हें रुकाकर उनको चालान कर रहे हैं, 500-500 रुपये 1,000 रुपये की फाइन कर रहे हैं। अब बीच में सुना है कि RTO साहब ने भी अपनी टांग अड़ा दिए है कि वो भी कहा है कि अब हम भी अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। बीच में म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की एक टीम शहर के अंदर घूम रही है कि नहीं साहब प्लास्टिक वाले कौन यूज़ कर रहे हैं करके। अभी 1-2 दिन पहले एक दूध वाले के ऊपर उसको 5,000 रुपये की फाइन दे दिया है कि नहीं आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं करके। अब ये समय है कि जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और आप इस तरह की अगर फैसले लेकर आ रहे हैं कि नहीं रिक्शे में 2 से 3 जा रहे हैं 500 रुपये दो। अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक का विरोध हम कर रहे हैं, मैंने खुद ने है तो प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये समय नहीं है कि आप गरीबों की जेब के अंदर हाथ डालकर अपनी तिजोरी भरे। ना तो ये महानगर पालिका कर सकती है, ना पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है। करोड़ों रुपया आप इस वक्त बना रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों के ऊपर फोटो ली जा रही है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सड़क के ऊपर बैठे हुए जो पुलिस वाले हैं, जो किसी भी मोटरसाइकिल की है तो तस्वीर खींच लेते हैं, उसको फाइन कर ले चले जाता है, या उनको भाई आप लोग भी कोई बहुत बड़े पैसे वाले ऐसा नहीं है। कम से कम सोचिए उस सड़क के ऊपर बैठे हुए आप कि आदमी किस मजबूरी के अंदर बाहर निकला है, उसकी क्या गरीबी है कि आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर अगर एक बेटा अपनी माँ को ले जा रहा है किसी अस्पताल के अंदर तो आपके हिसाब से वो कानूनन जुर्म है, क्योंकि डबल सीट आप गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते हैं। तो आपकी हिम्मत है कि आप किसी हवाई जहाज़ को बंद करें कि वहाँ पर है तो आप 150 लोगों को बिठा कर लेकर जा रहे हैं करके। लेकिन गरीब है तो उसके ऊपर बराबर आप उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात करेंगे और करते आ रहे हैं। मैंने खुद ने लिखित तौर के ऊपर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा हूँ कि आप जो ये जो फ़ाइन इकट्ठा कर रहे हैं इस पीरियड के अंदर, और ऐसा नहीं है छोटी मोटी, करोड़ों रुपये की फ़ाइन आपने जमा किए हुए हैं सिर्फ इस कोरोना के पीरियड के दौरान, चाहे वो रिक्शे वाले हो, गाड़ी वाले हो, मोटरसाइकिल वाले हो, उनकी गाड़ियाँ सीज़ की गई है। ये बहुत गलत बात है और कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसके बारे में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस फैसले का दिन कल है, कल 11 बजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग रखी गई है और उसमें तमाम MPs MLAs रहेंगे। मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस लॉकडाउन के टोटल विरोध, लेकिन हाँ अगर इसके बावजूद भी अगर ये लॉकडाउन की वजह से कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है यकीन सरकार का साथ दीजिए। मैं पर्सनली विरोध हूँ एक अलग बात है, लेकिन आप अगर कन्विंसिंग रिप्लाई दें तो मैंने एक अखबार के इंटरव्यू के अंदर ये बताया था कि शायद यहाँ के अधिकारियों की और कोरोना के साथ कुछ समझौता हुआ है कि कोरोना ने कहा है कि मैं दिन में औरंगाबाद में नहीं आऊँगा, तो दिन में पब्लिक को आप औरंगाबाद में निकाल सकते हैं, मैं शाम में 7 बजे आऊँगा आपके पास, जब आप लॉकडाउन कर देंगे ना तो मैं सिर्फ शाम में आके आपको परेशान करूँगा करके। तो अगर इस तरह का अगर आप तर्क वितर्क देंगे कि आप दिन भर पब्लिक को कहेंगे और रात में जब सड़कों के ऊपर कोई रहता नहीं है, 9-10 बजे लोग अपने घरों में चले जाते हैं, 90% लोग घरों में चले जाते हैं, 10% वैसे भी घूमते फिरते रहते हैं, तो आप इस तरह का अगर फैसला लेंगे कि दिन भर पब्लिक घूमेगी बाहर और रात में आप लॉकडाउन करेंगे, तो ये एक अजीब विचित्र है। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको हमको समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं आपके उतना होशियार नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं होगी, तो आप समझाइएगा कि मतलब हमारा ये रीज़निंग की वजह से हम ये फ़ैसला कर रहे हैं। अगर आप टोटल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और आप कहेंगे कि नहीं साहब हम छोटे मोटे किराए दुकानदारों को हम बंद करने वाले हैं, सब्जी तरकारी वालों को हम बंद करने वाले, लेकिन उद्योग चालू रहेगा, इंडस्ट्रीज चालू रहेगी। क्यों साहब? अगर औरंगाबाद की इंडस्ट्री को आप चालू रखेंगे और बाकी सबको बंद करेंगे
तो आप ऐसा करिएगा कि सब इंडस्ट्रीज़ वालों को बोलिएगा कि आपके पास जितने कर्मचारी वहाँ पर आ रहे हैं, तो आप जितने दिन का लॉकडाउन है उनको उसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर रहने दीजिएगा, उनको यहाँ पर वापस औरंगाबाद के अंदर मत बुलाइए। अगर लॉकडाउन करना है तो आपको लॉकडाउन सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं इसके लिए इसको खुला रखूँगा, इसको बंद कर दूँगा। आपको ये फैसला लेना सभी के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि लोक प्रतिनिधियों ने भी ये सोचना चाहिएगा कि हम लोग हर बात हम सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी को सवाल तो करना ही पड़ेगा, और मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि 10 दिन आप सोचिएगा कि वो गरीब आदमी कहाँ से सब्ज़ी तरकारी लेकर आएगा अगर आप सब्ज़ी तरकारियाँ बंद कर देंगे। मेरे घर में बहुत बड़ा फ्रीज़र है, आपके घर में बहुत बड़े फ्रीज़र्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, आप सब्ज़ी 8 दिन का 10 दिन का नहीं 1 महीने का भी रख सकते हैं। लेकिन वो गरीब आदमी जो दिन में कमाता है वो जाकर लेकर आता है, तो उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जब पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे NGOs ने, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने सड़क के ऊपर निकल के आए, अपने तौर के ऊपर जिसकी जैसी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने ये किया है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं की मराठीत बोला, मी मराठीत याच्यानंतर बोलण्याचा नक्की प्रयत्न करेल, एक हिंदी में हो जाने दीजिएगा, मैं मराठीमध्ये पण बोलू याच्या बाबतीत। तो बहुत सारे लोगों ने गरीबों की मदद के लिए कम्युनिटी किचन्स बनाए, फूड किट्स बनाए और बहुत सारी चीज़ें बांटे हैं करके। अब ये 10 दिन के दौरान अब पता नहीं है कितने NGOs आएंगे, कितने राजनीतिक पार्टियां आएंगे। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि कितने कम्युनिटी किचन्स आप खोलने वाले हैं उन गरीब बस्तियों के अंदर जहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है। जितना पैसा था वो पुलिस डिपार्टमेंट ने फाइन के तौर पर ऊपर ले लिया है, या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने प्लास्टिक के नाम के ऊपर जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं करके ये कर दिया है। देखिए आप इस तरह की अगर हरकतें करेंगे कि नहीं आपको हम माफी करेंगे, चालान करेंगे, आपके वर्ग के जेल में जितने पैसे हैं उनकी तिजोरी करेंगे, तो ये किसी भी डिपार्टमेंट को शोभा नहीं देता है, सरकार को शोभा नहीं देता हूँ। इस मुद्दे को मैं हाईएस्ट लेवल तक लेके जाऊँगा और आने वाले लोकसभा के अधिवेशन के अंदर भी इस मुद्दे के ऊपर बात उठाऊँगा। तो कल 11 बजे यह फैसला लिया जाना है। मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक सवाल लोगों से पूछा है कि चूंकि मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, आपकी राय सबसे अहम है, आप ही लोगों की वजह से मैं चुनकर आया हूं, तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि हमको लॉकडाउन चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर उसके अंदर कुछ लॉजिकल रीज़न है तो मुझे आप बताइएगा कि ये लॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से हमको चाहिए, जिसकी वजह से नहीं चाहिए। आपका फैसला सारा आंखों पर होगा और जो भी फैसला होगा वो कल आपको दिखा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं 2 मिनट के बाद तो मराठी के अंदर बोलूँगा, तो मराठी ऑडियंस जितनी भी है अगर मुझे मराठी के अंदर सुनना चाहती है तो 1-2 मिनट के बाद मैं आपके साथ मराठी के अंदर